एक शांत गांव, एक अकेला फार्म और एक परिवार जिसे एक एक करके बेरहमी के साथ मार डाला गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि हत्यारा कई दिनों तक उसी घर में रहा, डेड बॉडीज के साथ। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक सच्चा मामला है जिसे कहते हैं हिंटरकैफे हत्याकांड। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ एक सच्ची घटना जिसके बारे में बात करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द मैसेकर ऑफ हिंटरकैफे हत्याकांड। मार्च 1922 की शुरुआत में बवेरिया की ठंडी हवाएं गांव के ऊपर से गुजर रही थी। गांव का नाम था कैफिक। बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी। खेतों में बर्फ की सफेद चादर के टुकड़े यहां वहां पड़े थे और दूर से देखने पर पूरा इलाका किसी नींद में डूबा हुआ सा लगता था। गांव के किनारे बाकी घरों से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकैफे। इसका मालिक था एंड्रियास ग्रुबर, उम्र करीब 63 साल, और उनकी पत्नी काजिलिया, उम्र 72 साल। उनके साथ घर में उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल रहती थी, एक जवान विधवा जिसके पति की मौत कुछ साल पहले युद्ध में हो चुकी थी। विक्टोरिया के 2 बच्चे थे जिसमें बेटी का नाम भी काजिलिया ही था जिसकी उम्र थी 7 साल, और बेटा जोसेफ जो सिर्फ 2.5 साल का था। गांव के लोग ग्रुबर परिवार को जानते तो थे, लेकिन उनके बारे में फुसफुसाहट भी होती थी। कहा जाता था कि एंड्रियाज और उनकी बेटी विक्टोरिया के रिश्ते ठीक नहीं थे, बल्कि कुछ तो और भी ज्यादा घिनौनी बातें करते थे कि बाप बेटी के बीच का रिश्ता नॉर्मल नहीं था। गांव के बुजुर्ग ऐसे विषय पर खुलकर बात नहीं करते थे, मगर अफवाहें हवाओं में तैरा करती थी। वो फार्म हाउस बड़ा था लेकिन अकेला पड़ा हुआ था। चारों तरफ खेत, एक तरफ घना जंगल और पीछे की ओर एक कच्चा रास्ता जिसमें शायद ही कोई चलता था। रात को जब हवा उन पेड़ों में सरसराती तो पूरा इलाका किसी पुरानी सुनसान दुनिया का हिस्सा लगता। मार्च के अंत में अजीब घटनाएं शुरू हुई। एंड्रियाज ने एक पड़ोसी से कहा कि उसे घर के ऊपर अटारी में अजीब कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद बिल्लियां होंगी, लेकिन आवाजें इतनी भारी और धीमी थी कि लगता था कोई इंसान चल रहा है। एक दिन तो उसने बर्फ में अजीब से पैरों के निशान देखे। ये निशान जंगल से निकलकर सीधे उनके घर के दरवाजे तक आ रहे थे, लेकिन वहां से वापस जाने के कोई कदमों के निशान नहीं थे। इस बात ने एंड्रियास को बेचैन कर दिया। उसने घर की तलाशी ली, हर कोना देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर भी अंदर ही अंदर उसे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई उसके घर में छिपा हुआ है। उसने पत्नी और बेटी को भी बताया, लेकिन शायद किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 1 अप्रैल 1922 की शाम ठंडी और उदास थी। सूरज डूब चुका था, खेतों पर अंधेरा उतर आया था और आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। उसी दिन फार्म हाउस में रहने वाली नौकरानी अचानक नौकरी छोड़कर वहां से चली गई। उसने पड़ोसियों से कहा कि यह घर शापित है और वो यहां और नहीं रह सकती। उसी शाम को एंड्रियाज ने सुना कि खलिहान में कुछ गिरा है। वो टॉर्च लेकर बाहर गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी काजिलिया भी गई, फिर विक्टोरिया और उसके पीछे उसकी छोटी काजिलिया। कोई भी ये नहीं जानता था कि वो रास्ता उनकी जिंदगी का आखिरी रास्ता होगा। खलिहान के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ दरवाजे से आती हल्की रोशनी में धूल के कण उड़ते दिख रहे थे। शायद वो ये देखने गए थे कि कौन या क्या आवाज कर रहा है, लेकिन अंदर घुसते ही उन पर एक एक करके हमला हुआ। किसी ने
शायद लोहे की भारी रॉड या कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार किया। वो वार इतना तेज था कि उनकी खोपड़ी टूट गई। वे एक एक करके वहीं गिर पड़े। सबसे पहले एंड्रियाज, फिर बूढ़ी काजिलिया, फिर विक्टोरिया और अंत में मासूम छोटी बेटी काजिलिया। हमलावर ने इतनी बेरहमी से वार किया कि लाशों के चेहरे पहचानना मुश्किल हो गए। खलिहान में खून बहकर भूसे के ढेर में समा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घर के अंदर अभी 2 और लोग थे जो जिंदा थे। विक्टोरिया का छोटा बेटा जोसेफ और नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर, जो उसी दिन काम पर आई थी। हत्यारा शायद घर में घुसा और दोनों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। लेकिन असली डर इस बात से फैला कि हत्याओं के बाद भी अगले कई दिनों तक किसी ने घर से बाहर कोई हरकत नहीं देखी। और फिर भी घर की चिमनी से धुआं उठता रहा। गायों को चारा मिला और रसोई में खाना बनाया गया, जबकि घर के सारे सदस्य मारे जा चुके थे। गांव के लोग हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। अगर पूरा परिवार मर चुका था तो घर में कौन था जो ये सब कर रहा था। अगले दिन 2 अप्रैल 1922 की सुबह पड़ोसी लॉरेंस स्लिटनबाउर ने गौर किया कि हिंटरकैफेक फार्म से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर सुबह सुबह एंड्रियास खेतों में काम करता दिख जाता था या काजिलिया गायों को चारा देती हुई नजर आ जाती थी। लेकिन उस दिन फार्म एकदम चुप था। पहले तो लॉरेंस ने सोचा कि शायद सब लोग किसी काम से बाजार गए होंगे, लेकिन दोपहर होते होते उनकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि खिड़कियां बंद थी, दरवाजा भी भीतर से बंद था और किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। 3 अप्रैल 1922 को भी यही हालत रही। अजीब बात यह थी कि बाड़े में गायों की आवाजें आ रही थी, मुर्गियां बांग दे रही थी, लेकिन कोई उन्हें संभालने नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, चिमनी से हल्का सा धुआं उठता दिखा, मानो कोई खाना पका रहा हो। लॉरेंस को यह बात बेहद अस्वाभाविक लगी, क्योंकि अगर परिवार बाहर गया होता तो घर बिल्कुल सूना पड़ा रहता। 4 अप्रैल 1922 को पड़ोसी माइकल सिगल भी लॉरेंस से मिला और दोनों ने तय किया कि अब जाकर देखना चाहिए। उनके साथ एक और पड़ोसी जोहान्स ब्लॉगर भी था। तीनों जब फार्म पर पहुंचे तो सबसे पहले खलिहान के पास गए। खलिहान का दरवाजा भारी था, लेकिन आधा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही बदबू सी महसूस हुई, खून और गीले भूसे की मिली-जुली गंध, और खलिहान के अंदर सड़ांध भी फैली पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उनके सामने का मंजर उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। भूसे के ढेर के नीचे 4 लाशें पड़ी थी। एंड्रियाज सबसे ऊपर था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और खून सूख चुका था। उसके बगल में उसकी पत्नी काजिलिया, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। थोड़ी दूरी पर विक्टोरिया पड़ी थी। उसके चेहरे पर इतनी चोटें थीं कि उसे पहचानना मुश्किल था, और उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो आखिरी पल में उसने कुछ बेहद ही डरावना देखा हो। सबसे नीचे थी छोटी काजिलिया। उसके बाल खून से सने थे और पास ही भूसे में खून का एक गहरा दाग था। वो मंजर देखकर तीनों पड़ोसी स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल था, जिसमें गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। लेकिन डर की असली लहर तब उठी जब उन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा। वहां भी 2 और लाशें पड़ी थी। रसोई के पास छोटी सी कोठरी में विक्टोरिया का 2.5 साल का बेटा जोसेफ मरा पड़ा था। उसके सिर पर लोहे की किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। वहीं पास में नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर खून से लथपथ पड़ी थी। वो उसी दिन 1 अप्रैल 1922 को नौकरी पर आई थी और उसी रात मौत के घाट उतार दी गई। सभी पड़ोसी अब तक ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि ये सब किसने किया होगा।
लेकिन एक बात सबके मन में खटक रही थी कि अगर लोग 1 अप्रैल को ही मारे गए थे तो पिछले 3-4 दिनों से चिमनी में धुआं क्यों उठ रहा था? गायों को चारा किसने दिया और मुर्गी के बाड़े को किसने साफ रखा? रसोई में कौन खाना पका रहा था? ये सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। पुलिस को खबर दी गई। इंस्पेक्टर जॉर्ज राइडमेयर अपनी टीम के साथ पहुंचे। उस जमाने में अपराध स्थल को संरक्षित रखने का कोई पुख्ता तरीका नहीं था और जिज्ञासु ग्रामीण पहले ही खलिहान के अंदर आ जा चुके थे, जिससे बहुत सारे सुराग नष्ट हो चुके थे। फिर भी पुलिस से जितना हो सकता था उन्होंने सबूत जुटाने की कोशिश की। पहला रहस्य था पैरों के निशान। बर्फ में जो निशान मिले थे वो जंगल से घर तक आए जरूर थे, लेकिन वहां से वापस नहीं गए थे। घर के दरवाजे का ताला टूटा नहीं था, जिससे लगा कि हत्यारा शायद पहले से ही घर में था या परिवार उसे जानता था। दूसरा रहस्य था हथियार। सभी की हत्या संभवतः एक ही हथियार से हुई थी, एक मेटॉक, लोहे का भारी औजार जो खेती में इस्तेमाल होता है। वो औजार घर के अटारी में बाद में मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपाया हो। तीसरा रहस्य था हत्याओं के बाद भी घर में गतिविधि जारी रही थी। किसी ने मवेशियों को चारा दिया, दूध निकाला और शायद खाना भी खाया, मानो हत्यारा इस घर में कई दिन रहा हो, सड़ती हुई लाशों के साथ। पुलिस ने सबसे पहले शक विक्टोरिया के पड़ोसी और पुराने परिचित लॉरेंस स्लिटन बाउर पर किया। वजह यह थी कि गांव में यह चर्चा थी कि विक्टोरिया के छोटे बेटे जोसेफ का असली पिता लॉरेंस ही था। अगर यह सच था तो हत्या के पीछे व्यक्तिगत या पारिवारिक झगड़ा हो सकता था। लेकिन जब लॉरेंस से पूछताछ हुई तो वो शांत रहा और उसने कहा कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। जांच आगे बढ़ी, लेकिन जितना गहराई में जाया गया मामला उतना ही रहस्यमय होता गया। 5 अप्रैल 1922 की सुबह तक हिंटरकैफेक फार्म का नाम पूरे बवेरिया में फैल चुका था। अखबारों के पत्रकार, दूर दूर के लोग और यहां तक कि कुछ शौकिया जासूस भी वहां आ पहुंचे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि यह सब किसने किया। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह पाया कि हत्या की तारीख 1 अप्रैल की शाम ही थी। उस समय शाम के 7 बजे के बाद सभी पड़ोसी अपने अपने घरों में थे। मतलब हत्यारा या तो उसी समय आया था या पहले से ही घर में मौजूद था। पहला सस्पेक्ट था लॉरेंस स्लिटन बाउर। गांव में यह बात आम थी कि विक्टोरिया के छोटे बेटे जोसेफ का असली बाप कौन है, और इस पर तरह तरह की बातें होती थी। विक्टोरिया ने अदालत में एक बार कहा भी था कि जोसेफ का पिता लॉरेंस है। अगर यह सच था तो शक और गहरा हो जाता था। पुलिस ने पाया कि हत्या की खोज होने के बाद जब लॉरेंस और उसके साथी पड़ोसी खलिहान में दाखिल हुए तो बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन लॉरेंस बिना डरे अंदर चला गया, मानो उसे पता हो कि अंदर क्या है। उसने खलिहान के दरवाजे को भी आसानी से खोला, जबकि बाकी लोगों को लगता था कि दरवाजा अटक गया था। लॉरेंस के बाकी पड़ोसी साथियों ने यह कहा कि जब लॉरेंस ने छोटे जोसेफ की लाश को देखा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, जबकि बाकी लोग उसकी लाश को देखकर सिहर उठे थे। इन सारी बातों ने उस पर और शक बढ़ा दिया। दूसरा सस्पेक्ट था विक्टोरिया का पुराना पति कार्ल गैब्रियल। विक्टोरिया के पति कार्ल की मौत 1914 में युद्ध के दौरान हुई बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शायद वो मरा नहीं था, बल्कि युद्ध के बाद कहीं छिप गया था और फिर बदला लेने के लिए लौटा। ये एक रोमांचक अफवाह थी, लेकिन इसके सबूत कभी नहीं मिले। तीसरा सस्पेक्ट था एक अजनबी यात्री। कई गवाहों ने कहा कि हत्या से पहले हफ्तों में एक अजनबी आदमी फार्म के आसपास घूमता दिखाई दे जाता था। वो लंबा, दुबला और गहरी टोपी पहने रहता था, जिससे उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था। किसी ने उसे बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन वो घर के पास देर तक खड़ा रहता था। चौथा शक
परिवार के भीतर का राज। पुलिस को यह भी शक हुआ कि एंड्रियाज और विक्टोरिया के बीच के कथित अनुचित रिश्तों के कारण परिवार में तनाव था। गांव के पादरी ने पहले भी इस बात की शिकायत की थी। अगर घर में ही कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार इस माहौल से तंग आ गया हो तो ये हत्या का कारण बन सकता था। जांच के दौरान एक बेहद डरावनी बात सामने आई। खलिहान में छोटी काजिलिया, जो कि 7 साल की थी, उसकी लाश के पास पाए गए सबूतों से लगा कि वो तुरंत ही नहीं मरी थी। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उसकी चोटें गंभीर थी, लेकिन मौत से पहले उसने शायद कई घंटों तक तड़प तड़प कर सांसें ली थी। इतना ही नहीं, उसके बालों का एक हिस्सा उखड़ा हुआ था। शायद दर्द और डर से उसने खुद अपने बाल खींचे थे। यह सोचकर ही पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मामला जितना गहराता उतना ही उलझता गया। हत्यारा इतना शांत, धैर्यवान और संगठित था कि उसने 6 लोगों को एक एक करके मारा। घर में कई दिन रहा और बिना कोई सबूत छोड़े वहां से चला गया। ना कोई गवाह, ना कोई साफ पदचिन्ह और ना ही कोई पड़ोसी जिसने चीखें सुनी हो। गांव में अफवाहें पागलपन की हद तक बढ़ने लगी। कोई कहता कि हत्यारा घर में मरे हुए लोगों की आत्माओं से बातें करता था। कोई कहता कि वो जंगल से आया कोई पागल शिकारी था। बच्चों को डराने के लिए माताएं अब हिंटर कैफेक वाला भूत कहने लगी। पुलिस ने 1922 से 1923 के बीच 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को दोषी साबित नहीं कर पाई। हथियार जो अटारी में मिला था, उस पर उंगलियों के कोई निशान नहीं थे। पैसों और कीमती सामान पर कोई हाथ नहीं लगाया गया था, जिससे ये चोरी का मामला नहीं लगता था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी योजनाबद्ध हत्या थी। लेकिन क्यों? ये एक गहरा सवाल था। 1923 आते आते मामला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन हिंटर कैफेक फार्म उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं रहा। कहा जाता है कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कदमों की आहट, दरवाजों के चरमराने की आवाजें और कभी कभी बच्चों के रोने की धुंधली गूंज। 1923 में पुलिस की आधिकारिक जांच लगभग ठप हो गई थी। इतने लंबे समय तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर अफसरों ने फाइलें बंद कर दी। मगर ये मामला गांव और पूरे इलाके में लोगों के दिमाग में जिंदा रहा। हिंटर कैफेक का फार्म वैसे ही खड़ा रहा, खलिहान, घर, बाड़ा, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। जो भी वहां आस-पास से गुजरता है, अनजाने में ही उसकी चाल अपने आप ही तेज हो जाती है। कुछ महीनों बाद एंड्रियास ग्रूबर के रिश्तेदारों ने घर के बचे अनाज और मवेशी बेच दिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी इस फार्म पर रात गुजारने की कोशिश करता, वो अगले दिन डरा हुआ, सहमा हुआ, कांपता हुआ लौट आता। कुछ मजदूरों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने रात में ऊपर अटारी से कदमों की आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी जूतों में धीरे धीरे चल रहा हो। एक ने तो ये भी कहा कि उसने छोटी काजिलिया की रोने की हल्की सी आवाज सुनी। गांव के बुजुर्ग इसे श्राप कहने लगे, लेकिन पुलिस और जिज्ञासु लोग इसे तर्क से समझने की कोशिश करते रहे। 1925 में एक स्थानीय पत्रकार पीटर हॉफर, उसने इस मामले पर गहराई से लिखना शुरू किया। उसने लॉरेंस स्लिटनबाउर से दोबारा मुलाकात की और कई सवाल पूछे। लॉरेंस ने बार बार कहा कि वो निर्दोष है, लेकिन पत्रकार पीटर को उसके जवाबों में अजीब ठंडापन महसूस हुआ। उसने ये भी पाया कि लॉरेंस के पास फार्म के दरवाजे की एक चाबी थी, हालांकि उसने कहा कि वो पुरानी है और इस्तेमाल में नहीं आती। 1920 के दशक के अंत में एक और अफवाह उभरी। किसी ने दावा किया कि हत्या के समय एक युद्ध से लौटे सैनिक को जंगल के रास्ते में देखा गया था। उसका चेहरा अजीब था, जैसे उसके चेहरे पर जले के निशान थे। ये आदमी कभी गांव में खुलेआम नहीं दिखा, लेकिन कहा जाता था कि उसने हिंटर कैफे के आसपास हफ्तों बिताए। पुलिस ने उस आदमी की तलाश की, पर वो कभी नहीं मिला। समय बीतता गया। 1930 के दशक में फार्म धीरे धीरे जर्जर होने लगा। खलियान की लकड़ी सड़ने लगी।
खिड़कियों के शीशे टूट गए और छत से बारिश टपकने लगी। फिर भी गांव के कुछ लोग कसम खाते थे कि बरसात की रातों में खलियान के अंदर कभी कभी हल्की रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई लालटेन जलाई गई हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मामला एक बार फिर खुला। 1948 में पुलिस ने नई तकनीकों और पुराने गवाहों की गवाही के साथ जांच शुरू की। कई लोगों ने फिर से लॉरेंस स्लिटनबाउर पर उंगली उठाई। कुछ का मानना था कि वो हत्याओं के बाद घर में रहा, गायों को चारा दिया और फिर आराम से निकल गया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत अब भी नहीं था। 1950 के दशक में हिंटरकैफेक फार्म आखिरकार पूरी तरह गिरा दिया गया। उस जमीन को बेच दिया गया और वहां अब सिर्फ एक पत्थर खड़ा है जिस पर सभी पीड़ितों के नाम लिखे हैं। मगर यह पत्थर भी कई लोगों के लिए सुकून का नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन गया। इस मामले की सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या का मकसद कभी पता नहीं चला। ना पैसों की चोरी हुई, ना कीमती सामान चुराया गया। जो भी हुआ वो या तो गहरे निजी बदले के लिए था या फिर किसी बीमार मानसिकता वाले इंसान का खेल। आज भी हिंटरकैफेक हत्याकांड जर्मनी का सबसे भयानक अनसुलझा रहस्य है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बरसात और ठंडी हवा वाली रात में अगर आप उस जमीन के पास खड़े हों तो आपको भूसे पर चलने की हल्की हल्की चरमराहट सुनाई दे सकती है, और अगर आप थोड़ी देर और ठहरें तो बच्चों की रोने की धीमी सी आवाज जो धीरे धीरे आपके पीछे आती है। हिंटरकैफेक हत्याकांड आज भी अनसुलझा है और अब इसे सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। दोस्तों, ये एक असली हत्याकांड है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प भूतिया कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।